क्या आप किसी संयंत्र में कार्यरत हैं? क्या आपके अधीनस्थ बहुत से वर्कर कार्यरत हैं जो कि विभिन्न प्रकार के खतरों से युक्त कार्य भी करते हैं? क्या आपके मन में ये डर लगा रहता है कि कोई आपका अधीनस्थ वर्कर किसी दुर्घटना को प्राप्त ना हो जाए कि जिसके बारे में आपको जवाब तलब किया जाए? अगर आप इनमें से किसी भी प्रश्न से संबंधित हैं तो ये वीडियो आपके लिए है, इसे अंत तक अवश्य देखें। अगर ये वीडियो किसी और ने आपको भेजा है तो आप इसे सब्सक्राइब कर लें ताकि ये वीडियो आप तक सीधे पहुंच सकें। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो इसे लाइक करें और अपने मित्रों को भी शेयर करें। अब हम आते हैं मुख्य विषय पर। दुर्घटना के दो कारण होते हैं। पहला होता है जोखिम या असुरक्षित कार्य परिस्थितियां और दूसरा कारण होता है असुरक्षित कार्यशैली। अब इनमें से किसी एक को हटा दिया जाए साइट से तो हम दुर्घटनाओं को अपने साइट से हमेशा के लिए बाय बाय बोल सकते हैं। तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? उसके लिए एक अभियान की तरह कार्य करना पड़ेगा जिसको बोलते हैं खतरों को पहचानो। अगर आप अपने साइट के सभी खतरों को पहचानने में सक्षम हो जाते हैं तो आप अपने साइट से या कार्यस्थल से सभी प्रकार की दुर्घटनाओं को हमेशा के लिए टाटा बाय बाय बोल सकते हैं। तो इन खतरों को कैसे हम एक साथ पहचान सकते हैं, उसके लिए क्या कोई रूपरेखा है? हाँ मित्रों, अवश्य ही एक रूपरेखा है जो कि यहाँ पर अभी विस्तार से बताने का प्रयास किया जाएगा, जिसे ध्यानपूर्वक सुनें और अपने साइट में लागू करें। सबसे पहले हमको अपने विभाग में कार्यरत सभी लोगों का, टॉप बॉस से लेकर के निचले स्तर के सबसे छोटे श्रमिक तक का एक पद सोपान या जिसको बोलते हैं हायरार्की एक बनाना पड़ेगा, जिसमें कि आपका जो बिग बॉस होगा वो सबसे ऊपर होगा, उसके अंडर कुछ लोग होंगे, उनके अंडर और ज़्यादा लोग। एक एक व्यक्ति का जो पद है वो उसमें पूरा का पूरा आ जाना चाहिए। इस प्रकार की हायरार्की हमको बनाना है। अगर आपके विभाग में कुल 40 लोग हैं तो पूरे 40 बॉक्स दिखने चाहिए और हर बॉक्स में उसका पद लिखा होना चाहिए। ये होता है पहला स्टेप। और दूसरा स्टेप है हर एक पद के लिए हमको उसके कार्य की जिम्मेदारियां हैं उसकी सूची बनानी है। जैसे कि सबसे टॉप बॉस है, वो क्या क्या कार्य करता है तो उसकी एक सूची बनाएं। या एक सबसे निचला वर्कर है, वो क्या क्या कार्य करता है या उससे क्या क्या कार्य की अपेक्षा की जाती है, उन सभी कार्यों की सूची बनाना है। जितने भी प्रकार के वो कार्य करता है उन सभी कार्यों की सूची बनाना है। फिर उनके एक एक कार्य को लेना है। जैसे हमने एक श्रमिक को ले लिया, सबसे निचले स्तर के एक श्रमिक को लिया, अगर हम उससे दिन में या पूरे उसके कार्य अवधि में या कार्यकाल में 25 प्रकार के कार्य की हम अपेक्षा करते हैं फॉर एग्जाम्पल, तो हमको उन 25 कार्यों की सूची बनानी है कि ये 25 कार्य ये पर्टिकुलर आदमी करेगा। और उस प्रत्येक कार्य के लिए 25 में से जो पहला कार्य है उसमें भी हमको स्टेप्स बनाने पड़ेंगे कि वो किस प्रकार से कार्य किया जाता है और हर एक स्टेप में क्या क्या खतरा है। जैसे कि अगर वो एक वेल्डर है तो वेल्डर को अपने कार्य में क्या क्या खतरा आएगा, तो इस प्रकार से उसकी सूची बनानी है। और हर एक खतरे के सामने अगले कॉलम में हमको लिखना है कार्यवाही। इस प्रकार से सूची हमको बनाना है। और उस पर्टिकुलर खतरे को दूर करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? सबसे पहला, दो तरीके से किसी खतरे को दूर किया जा सकता है। या तो उस खतरे को ही खत्म कर दिया जाए या दूसरा सुरक्षित कार्यशैली का कुछ विधि बना दिया जाए कि वो क्या क्या पीपीईस पहन करके उस कार्य को करेगा या उस पर्टिकुलर कार्य करने से पहले उसको किन किन चीज़ों की जानकारी आवश्यक है। इस प्रकार से कुछ उसके मेजर्स या उसके सुरक्षा के उपाय आगे लिख दिए जाएं। जैसे कि अगर एक लेबर का कार्य सूची में है उसका कार्य वेल्डिंग करना, तो वेल्डिंग करते समय उसको क्या क्या खतरा हो सकता है? जलने का खतरा हो सकता है, करंट लगने का खतरा हो सकता है। अगर उसमें एक खतरे को लेते हैं जलने का खतरा, वेल्डर को जलने से बचाने के लिए क्या क्या सुरक्षा उपकरण चाहिए? तो उसको अप्रॉन चाहिए, कपड़ों को बचाने के लिए, हाथ को बचाने के लिए हैंड ग्लव्स चाहिए, चेहरे को बचाने के लिए फेस शील्ड चाहिए। तो ये साधन वहाँ पर लिखेंगे। तो इस प्रकार से हम प्रत्येक स्टेप्स के लिए क्या क्या सुरक्षा साधन अपनाया जाए इसके बारे में पूरी सूची हमारा होना चाहिए। ये पूरा का पूरा जो कार्य होगा आपके विभाग के लिए, आपके विभाग में अगर 50 लोग कार्यरत हैं और 50 लोग अगर 10-10 गतिविधियां करते हैं तो 500 गतिविधियां हो गई। और 500 गतिविधियों में अगर 10-10 स्टेप्स की गतिविधियां हैं तो 5000 स्टेप्स को आपको एनालाइज करना है। तो इस प्रकार से हम एक एक स्टेप को
अगर एनालाइज कर लें और उसके एक एक खतरे को हम सूचीबद्ध कर लेते हैं और उस खतरे को दूर करने के लिए अब उपायों की भी सूची खतरे के साथ ही बना लेते हैं, तो फिर अगर इन सभी चीज़ों की जानकारी अगर हमें हो जाए, हमारे वर्कर्स को हो जाए, तो हम पहले ही सारे खतरों से अवगत होंगे और सभी खतरों से स्वयं को बचाने में सक्षम रहेंगे। अब इस पूरे की पूरी प्रक्रिया को कहा जाता है जोखिम मूल्यांकन। इस प्रकार के जोखिम मूल्यांकन हेतु समयबद्ध योजना बनाना बहुत जरूरी है। अगर हम सोचें कि ठीक है, जब समय मिलेगा तब कर लेंगे, तो ये कभी भी नहीं होगा। इसके बजाय हमको एक टारगेट बनाना चाहिए कि ये हमको 6 महीने में या 3 महीने में इस कंप्लीट कार्य को कर लेना है। और इस कार्य को करने के लिए किसी को कोऑर्डिनेटर भी नियुक्त कर देना चाहिए कि जिसकी जिम्मेदारी हो कि सारा काम छोड़ करके ये काम जरूर वो अवश्य करवाए, उसको पूरी जिम्मेदारी दे दी जाए। लेकिन सिर्फ एक व्यक्ति की जिम्मेदारी देने से वो सिर्फ कोऑर्डिनेटर का काम कर सकता है, उसको सभी के सारे कामों के बारे में, सारे के सारे स्टेप्स के बारे में और हर स्टेप्स के खतरों के बारे में डिटेल नॉलेज नहीं हो सकता है। इसलिए हर एक व्यक्ति को इन्वॉल्व होना है, अपने अपने कार्यों का विश्लेषण करने में, चाहे वो टॉप बॉस हो, छोटा से छोटा ठेका श्रमिक ही क्यों ना हो, उसका भी इन्वॉल्वमेंट जरूरी है, ताकि उसके एक्टिविटीज़ की लिस्ट बनाई जाए और उसके हर एक्टिविटी के स्टेप्स की लिस्ट बनाई जाए और हर स्टेप्स में क्या क्या खतरे हैं उसकी लिस्ट बनाने में और उसको कैसे दूर किया जा सकता है उसकी भी लिस्ट बनाने में उस पर्टिकुलर ठेका श्रमिक का इन्वॉल्वमेंट भी जरूरी है। तभी हम सही तरीके से जोखिम मूल्यांकन कर सकते हैं। अगर ये जोखिम मूल्यांकन करने में आप सक्षम हो जाते हैं, तो आपको प्रत्येक कार्य को करने से पहले उसके सारे खतरों के बारे में सूची आपके हाथ में होगा और क्या क्या सुरक्षा उपाय उस पर्टिकुलर काम के लिए अपनाना जरूरी है, वो सारे उपाय भी आपके हाथ में होंगे। तो आप इजीली चेक लिस्ट बना सकते हैं और उस चेक लिस्ट को किसी भी सुपरवाइजर या इंजीनियर को जब दे दिया जाएगा, साइट इंचार्ज को दे दिया जाएगा, तो उसके इम्प्लीमेंट होने की संभावना अधिकतम होगी। इस प्रकार से अगर एनालाइज कर लिया जाए तो ये आपका एक बहुत बड़ा लीगल रिक्वायरमेंट भी पूरा होता है, क्योंकि ये ट्रेनिंग देने का भी कार्य करेगा। आपके साइट में जितने भी वर्कर्स हैं, इंजीनियर, सुपरवाइजर, उनको जब भी आप ट्रेनिंग जब देंगे आपके द्वारा या किसी और के द्वारा, तो अगर ये हज़ार्ड आइडेंटिफिकेशन या ये जोखिम मूल्यांकन का अगर सूची तैयार होगा, तो उसको आपके विभाग को किसी भी प्रकार का ट्रेनिंग देना है तो उसके बारे में सारी जानकारी, सारा मैटर पहले से ही काफ़ी कुछ रेडी रहेगा। ये जो दस्तावेज बनेगा, ये प्रत्येक प्रबंधक, सुपरवाइज़र, इंजीनियर और श्रमिक के लिए प्रैक्टिकल गाइड का काम करेगा और आपके कार्यस्थल में दुर्घटनाओं की संख्या नेग्लिजिबल हो जाएगी। अब इसके बाद भी कई बार होता है कि ये परफेक्ट बना है या नहीं बना है, ये कैसे पता चलेगा? हमने बना तो लिया, तो वो पता चलता है अगर कोई आपको नियर मिस घटना की कोई जानकारी मिलती है या कोई छोटे मोटे या किसी दुर्घटना की जानकारी मिलती है, तो फिर उस पर्टिकुलर नियर मिस घटना या दुर्घटना की जब छानबीन की जाती है, तब पता चलता है कि क्या हमारे हज़ार्ड आइडेंटिफिकेशन में क्या क्या कमी रह गई, जोखिम मूल्यांकन में, रिस्क असेसमेंट में क्या क्या कमी रह गया, ये हमको पता चलेगा और हम फिर उसको इम्प्रूव करेंगे। तो इस प्रकार से एक बार हमने जो जोखिम मूल्यांकन की सूची तैयार कर ली, दस्तावेज तैयार कर लिया, इसकी समीक्षा भी बीच बीच में होते रहनी चाहिए। इसका समय निर्धारित होना चाहिए 3 महीने में या हर महीने हम अपने जितने भी जोखिम मूल्यांकन हमने जो कर रखा, रिस्क असेसमेंट जो किया गया है, उसमें क्या क्या इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं ताकि और कोई भी जो घटना छोटी मोटी घटी वो दोबारा नहीं घटनी चाहिए। अगर आप अपने अधीनस्थ कार्यस्थल को हमेशा के लिए दुर्घटनाओं से मुक्त रखना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको अपने सभी अधीनस्थों को इस रिस्क असेसमेंट या जोखिम मूल्यांकन का महत्व समझाना होगा। और जब क्रमबद्ध तरीके से जोखिम मूल्यांकन करते हैं, तो आपको सभी लोगों को इसमें सम्मिलित करना है, चाहे वो आपके वेंडर्स क्यों ना हो, वो भी कभी न कभी खतरों के शिकार हो जाते हैं, या कोई आगंतुक जो कभी मिलने के लिए आते हैं, उनको भी क्या क्या खतरा हो सकता है उसको भी उसमें अवश्य शामिल करें। जोखिम मूल्यांकन के कार्य में अधीनस्थ जो अनुभवी श्रमिक है उनको अवश्य शामिल करें। स्वास्थ्य के जोखिम जैसे कि धूल, धुआं, कंपन, वाइब्रेशन, शोर इत्यादि, इनको भी अवश्य शामिल करें, क्योंकि हेल्थ हज़ार्ड को भी रोकना हमारा ही कार्य है। प्रबंधन का एक कर्तव्य है कि जो रिस्क असेसमेंट कर लिया गया और उसको साइट में लागू कर दिया गया, उसको बीच बीच में नियमित अंतरालों पर जाकर साइट में जरूर चेक करते रहें कि उसमें स्थापित जो मेजर्स हैं दुर्घटनाओं को रोकने के, वो सही तरीके से इम्प्लीमेंट हो रहे हैं या नहीं। अपने दस्तावेज की समीक्षा नियमित अंतरालों पर अवश्य करते रहें।
वर्क इंस्ट्रक्शन तैयार करते समय इन दस्तावेजों का इस्तेमाल करें और भविष्य में जो भी इम्प्रूवमेंट आप साइट में चाहते हैं तो उसमें भी इन दस्तावेजों का सही इस्तेमाल करने से आपके साइट से धीरे धीरे सारी दुर्घटनाएं समाप्त हो जाएंगी। जोखिम मूल्यांकन से संबंधित आपका कोई अनुभव हो या कोई सुझाव हो तो इसे कमेंट बॉक्स में जरूर डालें ताकि उसको आगामी वीडियो में शामिल किया जा सके। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।